सबसे पहले तो मैं अपने मेज़बानों का और अपने क़यादत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बिलख़ुसूस फ़तहुल्लाह खान मियां खेल और जनाब अमीर ज़िला मोहतरम सलीमुल्लाह अरशद साहब, और यहाँ पे हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जाहिद महबुल्लाह साहब एडवोकेट भी मौजूद हैं, और नौजवान हमारे कायद और रहनुमा और तहसील दराबंद के लिए चेयरमैन के उम्मीदवार जनाब एहसानुल्लाह खान मियां खेल भी मौजूद हैं। मैं अपनी सहाफ़ी बिरादरी का शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह अमीर ज़िला ने फरमाया कि सवेरे सवेरे आप लोगों को हमने ज़हमत दी और आप लोगों ने हमें इज़्ज़त बख्शी कि यहाँ पे हमारी दावत पे आएँ। चंद बातें जो मुल्क की सूरत हाल के हवाले से आपके सामने रखूँगा, और फिर अगर आपके कुछ सवालात हों तो कोशिश करूँगा कि उसके जवाबात दे सकूँ। इस वक्त जो मुल्क की मईशत है वो एक ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है, और हुकूमत के परफॉर्मेंस के जितने भी इंडिकेटर होते हैं वो तमाम इंडिकेटर चीख चीख कर कह रहे हैं कि हुकूमत एक टोटल फेलियर की तरफ गई है। और गुज़िश्ता तकरीबन 3.25 साल होने वाले हैं, 20 माह रह गए इस हुकूमत की अपनी आइनी मुद्दत में। ये जो 3 साल है, इसमें इन्होंने सिवाय झूठ, फ्रॉड, वादा खिलाफियों, यू टर्न्स और अवाम दुश्मन पॉलिसियों के अलावा कुछ नहीं किया। मईशत की सूरत हाल इस वक्त यह है कि हुकूमत के अपने आदाद शुमार के मुताबिक 3 सालों में 16 ट्रिलियन का कर्जा पाकिस्तान के ऊपर बढ़ा है। 29,000 अरब रुपए का कर्जा था जब ये हुकूमत आई जुलाई 2018 में, और जून 2021 में ये कर्जा, जून 2021 में ये कर्जा 45,000 अरब या 45 ट्रिलियन पर पहुंच गया। 16,000 अरब का कर्जा 3 सालों में, एक रिकॉर्ड कर्जा। इस वक्त 2,35,000 रुपए का हर पाकिस्तानी इस पीटीआई हुकूमत में मकरूज है। सिर्फ सूद, मुझे सेनेट के अंदर तहरीरी जवाब दिया गया कि सिर्फ सूद की मद में गुज़िश्ता 3 साल में 7,500 अरब रुपए इस हुकूमत ने अदा किए। मईशत वो कर्ज़ों के बोझ तले दबी हुई है, कर्ज़ों का हिमालय है जिसमें आए रोज़ इजाफा हो रहा है, कर्ज़े लिए जा रहे हैं, उसका सूद कौम अदा कर रही है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर हमें कोई तरक्याती काम नज़र नहीं आता। खुद हुकूमत की, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक की जो लेबर फोर्स सर्वे है, LFS लेबर फोर्स सर्वे, उसके मुताबिक गुज़िश्ता 3 सालों में बेरोज़गारी बढ़ी है। तो ये पैसे कहाँ गए? बेरोज़गारी बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के ऊपर हुकूमत की गिरफ्त नहीं है, रेट ऑफ द गवर्नमेंट नज़र नहीं आ रही, तो कर्ज़े कहाँ गए? फिर आप मईशत की सूरत हाल देख लें। 55 रुपये फ़ी लीटर इजाफा 3 सालों में हुआ है पेट्रोल का, 55 रुपये फ़ी लीटर। फिर डॉलर की सूरत आप देख लें, 180 रुपये को टच कर रहा है डॉलर। रुपए की डिप्रिसिएशन जो हुई है गुज़िश्ता 3 सालों में वो 30% है, मोर देन 30%। इसका मतलब ये है कि जब ये हुकूमत आई और जेब में 100 रुपये थे वो अब 70 बन गए। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा, बिजली की कीमतों में इजाफा, अद्वियात की कीमतों में इजाफा, और फिर किचन आइटम्स और एसेंशियल्स जिसमें आटा, चीनी, चावल, घी, दालें जिसे गरीब अवाम इस्तेमाल कर रही हैं, उसकी कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, मुसलसल इजाफा हो रहा है। तो एक सुनामी और एक अजाब की सूरत में हुकूमत की नाकिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट और IMF मार्का माशी पॉलिसियों की वजह से कौम के ऊपर ये सुनामी जो महंगाई का है, गज़ाब जो महंगाई का है, वो मुसल्लत है। तो आवाम को उन्होंने दुख, दर्द और तकलीफ़ दिए हैं। ये जो इजाफा है पेट्रोल, डीज़ल, गैस, बिजली, अद्वियात और किचन आइटम्स की कीमतों में, इसको हम मुस्तरद करते हैं। ये आवाम के साथ जुल्म है, ये हुकूमत की अपनी नाअहली और नालायकी है जिसकी सज़ा वो पाकिस्तान के आवाम को देना चाहते हैं। यही सूरत हाल जो है वो मुल्क के बाकी
शोबों का है। आप देख लें, PIA, स्टील मिल, वापडा, रेलवे, कौमी इदारे हैं, बैठ गए हैं। सिर्फ सर्कुलर डेट जो एनर्जी सेक्टर का है वो गुज़िश्ता 3 सालों में 1100 अरब से 2500 अरब पे फ्लाई कर गया। वो अनपेबल लिमिट में चला गया, वो अब काबिल अदाई नहीं है। उसका हल हुकूमत के पास करप्शन को रोकना, मैनेजमेंट को बेहतर करने के बजाय बिजली की कीमतों में इजाफा है। बिजली की कीमतों में इजाफा करो। तो कौमी इदारे भी इन्होंने तबाह कर दिए हैं और वो डूब रहे हैं कौमी इदारे इनकी नाअहली की वजह से। यही सूरत हाल पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट के ज़रिए से कानून साजी करने के बजाय ईवान सदर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाया हुआ है और आए रोज़ ईवान सदर से ऑर्डिनेंस जारी हो रहे हैं। और जो पार्लियामेंट का काम है वो पार्लियामेंट को नहीं करने दिया जा रहा। पार्लियामेंट डिसफंक्शनल है और आउट ऑफ द वे मिसयूज करके आर्टिकल 89 का वो ऑर्डिनेंस जो है ईवान सदर से जारी कर रहे हैं। तो एक टोटल फेलियर का सामना है इस हुकूमत का और मुकम्मल तौर पर नाकामी से दो चार हो गए हैं। जो हालिया मुआहिदा इन्होंने IMF से किया है वो शर्मनाक है। वो मुआहिदा नहीं है, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर है। वो पाकिस्तान की गुलामी की दस्तावीज़ है। उस मुआहिदे में क्या है? सबसे पहली बात उस मुआहिदे में है 6 रुपये पर मंथ पेट्रोलियम लेवी में इजाफा करना। उस मुआहिदे में दूसरी बात यह है कि बिजली में सब्सिडीज ख़त्म करके बिजली की कीमतों में इजाफा करना। उस मुआहिदे में तीसरी बात यह है कि आपने 200 अरब रुपए डेवलपमेंटल फंड पे कटौती करनी है। भाई गरीब अवाम के ऊपर आप पहले से नहीं लगा रहे, अब जो कुछ आपने रखा है उसमें 200 अरब की कटौती। उसमें चौथी बात यह है कि आपने जून 2022 तक आपने 6100 अरब के टैक्स कलेक्शन करनी है, अवाम की चमड़ा उतारना है, जिसमें 400 अरब रुपए के नए टैक्सेस हैं। और उसमें आखिरी बात जो बड़ी ख़तरनाक है वो ये है कि आपने स्टेट बैंक को ऐसी ऑटोनॉमी देनी है कि वो हुकूमत पाकिस्तान को और पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान को जवाबदेह नहीं होगा। फिस्कल पॉलिसी वो बनाएगा, मॉनिटरी पॉलिसी वो बनाएगा, उसके असरात अवाम भुगतेंगे, लेकिन जवाबदेह नहीं होगा, जवाबदेह IMF को होगा। तो ये IMF के गवर्नर की सूरत में एक नया वाइसरॉय, वो नोटों के ऊपर लिखा हुआ है बैंक दौलत पाकिस्तान, और अमलन वो बैंक दौलत IMF बन जाएगा। वो पाकिस्तान का स्टेट बैंक नहीं होगा, वो स्टेट बैंक ऑफ IMF बन जाएगा। तो इसकी हम मजम्मत करते हैं। फिर इन्होंने नाम मदीने की रियासत का लेते हैं। मैं आपको सबूत के साथ बताता हूँ कि इस हुकूमत ने इस्लाम और शायर इस्लाम के ख़िलाफ़ गुज़िश्ता 3 साल में जो कानून साजी की है या करने की कोशिश की है वो पाकिस्तान की तारीख में किसी भी एक हुकूमत ने भी नहीं की। आप फोर्स कन्वर्जन बिल को ले लें, उसको मैंने डिफीट किया, स्टैंडिंग कमेटी में डिफीट किया। उसमें लिखा था कि 18 साल से पहले पाकिस्तान में कोई इस्लाम कबूल नहीं कर सकता, और कबूल करेगा तो रियासत पाकिस्तान उसको मुसलमान नहीं मानेगी। आप डोमेस्टिक वायलेंस बिल को ले लें, आप ट्रांसजेंडर एक्ट को ले लें। ट्रांसजेंडर एक्ट में मैंने पूछा, मुझे तहरीरी तौर पर बताया 28,000 लोगों ने अपना जिन्स तब्दील किया है नादरा के साथ, जिसमें से 16,000 मर्द औरतें बन गई है। भाई कैसे बन गई है? 12,000 औरतें मर्द बन गए। मैंने कहा इसको बंद ख़त्म कर लो। ये तो आपने जो इस्लाम की विरासत का कानून है, जो इस्लाम की आइली कवानीन है, ख़ानदानी, उसके खिलाफ, ये तो आप होमोसेक्सुअलिटी को बढ़ा रहे हैं। तो हुकूमत ने खुलकर सेनेट के फ्लोर पर कहा कि हम सेनेटर मुश्ताक की इन तजावीज़ की मुखालफत करते हैं, हम इसको मुस्तरद करते हैं। तो ये वक़्फ़ प्रॉपर्टी बिल मदरसों और मसाजिद के ऊपर कब्ज़े की एक कोशिश है। इस वक्त पार्लियामेंट FATF के हवाले हैं और मईशत IMF के हवाले हैं, और आवाम जो हैं वो इस वक्त इस्तेमारी और इस्तेहसारी इदारों के बोझ तले फंसे हुए हैं। जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन है ये हुकूमत का कोई एहसान नहीं है। हमने पेशावर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की थी। जो इलेक्शन दिसंबर 2019 में होना था वो दिसंबर 2021 में 2 साल के बाद हो रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। 2 साल तक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से आवाम को महरूम रखा इस हुकूमत ने। हम पेशावर हाई कोर्ट का शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमारे हक में फैसला दिया।
हमारी रिट पिटीशन पर। हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा कि इलेक्शन को स्टे किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने इनको रिलीफ नहीं दी, हमें रिलीफ दी। आज अगर ये इलेक्शन हो रहा है, ये जमात इस्लामी, पेशावर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन की कोशिशों के नतीजे में हो रहा है। लेकिन खौफजदा ही हुकूमत के पास आवाम को देने के लिए कुछ नहीं है। हुकूमत आवाम का सामना नहीं कर सकती, हुकूमत आवाम के पास जा नहीं सकती। इसलिए पहले तो इन्होंने इलेक्शन से भागने की कोशिश की, और जब वो भागने में कामयाब नहीं हुए तो अब ये रियासती मशीनरी के ज़रिए से और हुकूमती वसाइल के ज़रिए से ईमान और ज़मीर के सौदे करना चाहती। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहता हूँ कि वो रोकें। शर्म की बात है, जिस वज़ीर आज़म ने दस्तूर के मुताबिक हलफ लिया है, उसको उसकी दस्तूरी इदारे इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पेशावर नहीं आओगे, प्रोग्राम नहीं करोगे, उसके बावजूद वो पेशावर आके गवर्नर हाउस में प्रोग्राम करता है। ये इलेक्शन कमीशन का मजाक है, ये पाकिस्तान के दस्तूरी इदारों का मजाक है। इसकी हम मजम्मत करते हैं। इससे इनका चेहरा एक्सपोज हो गया कि ये कोई दस्तूरी इदारों को और कवायद और ज़वाबित को नहीं मानते। ये खौफजदगी की अलामत हैं। अवाम के पैसों से, कौमी ख़जानों से ईमान और ज़मीर के सौदे की इस कोशिश को हम उसी तरह नाकाम बनाएंगे जिस तरह इलेक्शन से भागने की इनकी कोशिशों को हमने नाकाम बनाए। दराबन में हमारे नौजवान रहनुमा एहसानुल्लाह म्याखेल वो कैंडिडेट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक पॉपुलर कैंडिडेट हैं। जमात इस्लामी 66 में से 47 तहसीलों के ऊपर इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है। जो 66 तहसीलों में इलेक्शन हो रहा है, उसमें 47 में हम इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। 2350 विलेज काउंसिलों में इलेक्शन, नेबरहुड काउंसिलों में इलेक्शन हो रहा है। तमाम विलेज काउंसिल, नेबरहुड काउंसिलों में हमने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। इंशाल्लाह हम इस बल्दियाती निज़ाम के ज़रिए से एक तालीमी याफ्ता, एक बाकिरदार, एक आवाम की खिदमत करने वाली क़यादत जो है वो आवाम को दे रहे हैं, और इसके ज़रिए से ग्रास रूट लेवल पर जो आवाम के बुनियादी मसाइल हैं वो इंशाल्लाह हल करेंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा मुश्ताक साहब, आपने कहा है कि हुकूमत की जो है पोजीशन वो बहुत बुरी है, बल्कि मुल्क की, तो अपोजिशन जमातें इसमें मुत्तहिद क्यों नहीं हो रही? आवाम के हकूक़ की आवाज़ इकट्ठे होकर बुलंद क्यों नहीं कर रही? इस बात पे इत्तफाक क्यों नहीं हो रहा कि हम आवाम की आवाज़ उठाएं और गलियों और सड़कों पे निकलें? देखें, जहाँ तक आवाम की आवाज़ उठाने की बात है तो पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी आपने देखा कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने जो अपोजिशन में अपने अपने फ्लोर से कुछ ना कुछ किया है। उन्होंने स्ट्रीट्स के अंदर, पब्लिक मोबिलाइजेशन के अंदर भी जमात इस्लामी अपने अंदाज से कर रही है और बाकी अपोजिशन पार्टियां अपने अंदाज से कर रही हैं। तो वो एक जदोजहद तो जारी है, लेकिन ये मेरे ख्याल में एक अंडरस्टैंडिंग है अक्रॉस द बोर्ड पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में कि इस हुकूमत ने जो बुलंद बांग दावे किए थे, इनको अपनी आइनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए ताकि इनके पास आवाम को पेश करने के लिए कोई उज़र और कोई बहाना बाकी ना रहे। ये हुकूमत तो अब ख़ुद चाहती है कि कोई उठ के आए और हमें तख्त से उतारे ताकि हमारी कुछ फेस सेविंग हो जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इनको पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए, फरार का कोई रास्ता नहीं होना चाहिए। इन्होंने आवाम को दुख दिए हैं, दर्द दिए हैं, और ये एक्सपोज हो गए हैं, साबित हो गया है कि इनके पास सिवाय झूठ और फ्रॉड के कुछ नहीं है। अच्छा जी, वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर की जानिब से जो है वो मुख्तलिफ जलसों में ये बयानात सामने आ रहे हैं कि जो उनके मुखालिफिन हैं, जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ, तो उनको जो है उनका दाखिला बल्दियात और दीगर जो दफ्तर है उनको बंद कर दिया जाए। उनके भाई बल्दियात के वज़ीर बने। ये मैं समझता हूँ कि खौफजदगी की अलामत है। एक पॉलिटिकल लीडर जलसों के अंदर आवाम को उम्मीद देता है, आवाम को मोहब्बत देता है, आवाम को खूबसूरत मुस्तकबिल की खुशखबरी सुनाता है, लेकिन जो लीडर जलसों के अंदर आवाम को तड़ियाँ लगाए, आवाम को धमकियाँ दें, वो खौफजदा है। इनके दिमाग ख़राब हो गए इनके वज़रा के। इनकी आवाम के दिलों में इनके ख़िलाफ़ जो नफ़रत है, ये इनकी जो ज़बान है, जो गैर महज़्ज़ब ज़बान है, गैर पार्लिमानी ज़बान है, ये दरअसल उस खौफ की अलामत है। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन आंखें रखता है, कान रखता है, इलेक्शन कमीशन ये सब कुछ देख रहा है। इलेक्शन कमीशन एक्शन क्यों नहीं लेता? इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इलेक्शन कमीशन के पास पावर है। इलेक्शन कमीशन
इलेक्शन के दौरान पूरी एडमिनिस्ट्रेशन उसकी ताबे है, उसके पास दस्तूरी इख्तियारात है, उनको एक्शन लेना चाहिए। वज़ीर आज़म से लेकर सूबाई वज़रा तक जो लोग भी इलेक्शन लॉस की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, इलेक्शन कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मुश्ताक साहब, हुक्मरानों ने, जैसा कि आपकी पूरी गुफ्तगू से पता चल रहा है कि 3 सालों में पूरी कौम और मुल्क को तबाही के थाने पर ला के खड़ा कर दिया है, तो क्या आप ये नहीं समझते कि अपोजिशन मज़ीद 2 साल दे के इस मुल्क को शायद 2 साल के बाद वजूद ही ख़त्म हो जाए? देखें, ये बात तो आपकी ठीक है कि माफिया की हुकूमत है, और चीनी माफिया, पेट्रोल माफिया, आटा माफिया, IPPs माफिया, वो सब के सब इस हुकूमत में मौजूद हैं। और ख़ुद हुकूमत ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट आई है कि 40 अरब की करप्शन तो वज़ीर आज़म के कलम से कोरोना के फंड में हुआ है, और ये किसी अपोजिशन पार्टी के लीडर का कॉल नहीं है, ना उनका बयान है। ये 22 ग्रेड के हुकूमती मुलाजिम ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है, जिसको 6 माह इन्होंने दबाए रखा, और फिर जब IMF ने प्रेशर दिया तो मजबूरन इसको पब्लिक किया। तो करप्ट लोगों की एक टोला इसके ऊपर मुसल्लत हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि अवाम इनको पहचान चुके हैं, और अपोजिशन पार्टियां पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी और स्ट्रीट मोबिलाइजेशन के ज़रिए से भी ये मुतालबा करती है कि इनको खुद अपनी नाअहली, नालायकी का एतराफ़ करते हुए मुस्तफ़ी होना चाहिए। अच्छा, एक बात तो जाहिर है कि इनको लाने वाले कोई और हैं, इनको यहाँ मजबूत मुस्तहकम रखने वाले कोई और हैं, मुस्तकबिल भी इनका उन्हीं के साथ वाबस्ता है, तो अपोजिशन भी ये वाज़े तौर पर या इशारों में कहती रहती है, तो असल जो मसला है वो कभी हल होगा? देखें, दाखिलत ना हो, अवामी राय जो है उसको देखें, न रोंदा जाए। पाकिस्तान के अवाम का है, और पाकिस्तान के अवाम ये फैसला करेंगे बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स के ज़रिए से कि पाकिस्तान की इख्तियार किसके हवाले की जाए। ये इख्तियार रावलपिंडी का नहीं है, ये इख्तियार आपारा का नहीं है, ये इख्तियार एक मखसूस तबके का नहीं है, ये इख्तियार अवाम का है। बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स के तकद्दुस के साथ खिलवाड़ जब तक बंद नहीं होगा, पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन नहीं होगी। इसलिए मैं सियासी जमातों से भी कहता हूँ कि वो अवाम से ताकत को ड्रा करें, वो पब्लिक से अपने इख्तियारात और ताकत को हासिल करें, बजाय इसके कि वो नॉन इलेक्टेड फोर्सेस की तरफ देखें और वहीं से अपनी कुव्वत और ताकत को ड्रा करें। उसके नतीजे में मुल्क के अंदर कोई तब्दीली नहीं आ सकती। और PTI की 3 साल की कारकर्दगी ये हमारे सामने है कि जो एक जाली मैंडेट के ज़रिए से आते हैं, जो दूसरों के कंधों पर बैठ के आते हैं, वो फिर आवाम के लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर हमने यहाँ डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन करनी है, अगर हमने पब्लिक को कुछ देना है, पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली देना है, तो सिविलियन सुप्रीमेसी, बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स का तकद्दुस, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और पार्लियामेंट की बालादस्ती, उसके बगैर और कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। अच्छा, वज़ीर आज़म ने कल भी कहा है कि हम 10 डैम बना रहे हैं, वो बन रहे हैं? देखें, पाकिस्तान के अंदर तो सूरत हाल ये है कि 61% लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा, पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा। इस वक्त पाकिस्तान जो है वाटर स्कार्सिटी की तरफ जा रहा है, फसलों के लिए पानी नहीं मिल रहा, वाटर टेबल नीचे गिर गया। कुछ भी ये सिर्फ ऐलानात हैं, दावे हैं, फ्रॉड और धोखा है। और मैं समझता हूँ अब वज़ीर आज़म के इन ऐलानात के आप देख लेना, मैंने सेनेट के अंदर भी कहा, इन्होंने 120 अरब रुपए रिलीफ पैकेज दिया। मैंने कहा ये रिलीफ पैकेज नहीं, ये तकलीफ पैकेज है, तकलीफ पैकेज है। और 120 अरब रुपए 13 करोड़ आवाम को दिए। तो मैंने जब इसकी कैलकुलेशन की तो सेनेट में मैंने बताया हर बंदे के हिस्से में हर दिन के लिए 5 रुपए आए थे, 5 रुपए का रिलीफ पैकेज। और फिर आप देखें कि जिस दिन ये 5 रुपए का रिलीफ पैकेज के नाम पर तकलीफ पैकेज ऐलान हुआ, उसी दिन घी के 1 किलो कीमत में 38 रुपए का इजाफा हुआ। तो ये फ्रॉड है, इनके ऐलानात, इनके इस तरह के बयानात, ये धोखा है और हम इसको पहचान चुके हैं। CPEC पे वाकई काम जारी है या? इस वक्त पाकिस्तान सफारती तन्हाई का शिकार है, और पाकिस्तान के दोस्त जो हैं वो पाकिस्तान के साथ खुलकर नहीं खड़े। CPEC चीन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और इसी तरह जो हमारे मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जो एक नेचुरल एलाइज़ हैं वो भी हमसे दूर खड़े हैं। और कश्मीर के ऊपर भी इस वक्त बावजूद ये कि एक मजबूत केस है, इन्होंने गुज़िश्ता 2 सालों में, खुसूसन 5 अगस्त 2019 के बाद मोदी के ख़िलाफ़
उस कश्मीर केस को पेश नहीं किया, बल्कि उल्टा इन्होंने मोदी को रिलीफ दिया है। ये इंडियन एयरलाइन गो फर्स्ट जिसकी परवाज़ें श्रीनगर से दुबई शुरू हो गई और वो पाकिस्तान के एयर स्पेस को इस्तेमाल करते थे। ये तो अवाम ने जब इसके ऊपर एहतजाज किया तो इन्होंने एयर स्पेस देने का वो फैसला वापस लिया। तो मैं समझता हूँ इन्होंने पाकिस्तान को एक आइसोलेशन के अंदर और एक सफारती तन्हाई के अंदर धकेल दिया। आम इंतखाबात में अपोजिशन का कोई इत्तेहाद मुमकिन? जमात इस्लामी ने यह तय किया है कि हम अपने परचम, अपने निशान और अपने नाम के साथ, ख्वाह वो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन हैं और ख्वाह वो जनरल इलेक्शन है, उसमें हिस्सा लेंगे। तो हम जो हैं आइंदा इलेक्शन की भरपूर तैयारी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म और तराजू के निशान से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। अगर आइंदा भी इसी तरह की सिलेक्शन हुई तो फिर क्या लाया? मैं समझता हूं कि आवाम जान चुके हैं। की भी बात हो रही है। हाँ, मैं समझता हूं कि आवाम जान चुके हैं। सियासी जमातें भी जी देखें, ईवीएम तो एक ऐसी चीज़ है कि जिसका खुद हुकूमत को इल्म नहीं है। यानी इस वक्त ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अनहैकेबल हो। जो हुकूमत FBI के डाटा को महफूज नहीं कर सका, जो हुकूमत नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट्स को महफूज नहीं कर सका, जो हुकूमत सर्बिया में अपने सफारत खाने के ट्विटर अकाउंट को महफूज नहीं कर सका, वो 22 करोड़ आवाम के और 15 करोड़ वोटर्स के वोट के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ला रहा है। ये डिजिटल धांधली है, ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है। और इस फ्रॉड को हमने कलेक्टिवली मुस्तरद कर दिया है, इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया है। बड़े बड़े ममालिक जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और जो साइबर सिक्योरिटी में एक्सपर्ट्स हैं, वो ईवीएम के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे और वहाँ ईवीएम का रिवाज नहीं है, तो पाकिस्तान में ये कैसे चल सकता है? और मैंने तो सेनेट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर कहा कि जहाँ पे जॉइंट सेशन हो रहा था, खुद कौमी असम्बली के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निज़ाम है, गुज़िश्ता 4 साल से नाकारा पड़ा हुआ है। 350 की कौमी असम्बली के अंदर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं कर सकते, इसलिए कि जब ईवीएम पे वोटिंग हो रही थी तो इन्होंने गलत गिनती की थी। जब हमने गिन लिया तो गलत गिनती थी। अगर ये इनका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ठीक होता तो पता चलता कि किसने हक में दिया, किसने खिलाफ दिया, किसने एब्सटेन किया है। लेकिन जो अपनी कौमी असम्बली के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को मैनेज नहीं कर सका, वो 22 करोड़ आवाम के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कैसे मैनेज कर सकता है? इसलिए ये मुस्तरद शुदा है। थैंक यू।